तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन एमसीयू डिटेल्स के बारे में जो कि आपके होश उड़ा देंगे। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉर्म करना आसान बात नहीं है। कई सारी मूवीज एक ही यूनिवर्स में होते हुए एक दूसरे से जुड़ती हैं डिटेल्स के साथ, और ये डिटेल्स ही एक नॉर्मल व्यूअर को इन सिनेमैटिक यूनिवर्स का डाई हार्ड फैन बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ छोटे मोटे डिटेल्स की तरफ ध्यान देंगे। स्पाइडरमैन का मैंटिस और ड्रैक्स को बार बार घूरते रहना क्योंकि वो एलियंस हैं, कमरताज में हर सॉर्सरर के अलग अलग मास्टरी के हिसाब से पोर्टल बनाना, और टोनी का अपने पिता से थोड़ा बहुत नाराज होते हुए भी उनके काम पर अपनी नज़र जमाए रखना, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं। हम इनकी भी बात करेंगे और कुछ तगड़े डिटेल्स की भी। मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डिटेल्स पर और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, पर आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी अलग है। यहाँ हम कुछ ऐसे डिटेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग रनिंग है, और कुछ तो आप सोचोगे कि आपसे मूवी देखते टाइम मिस कैसे हो गए। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं बात करने जा रहा हूं टॉप 10 एमसीयू डिटेल्स के बारे में जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये आपसे कैसे मिस हो गए। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं कैश करो ऐप की। मुझे कुछ भी ऑनलाइन खरीदना या कोई भी रिचार्ज करना होता है तो वो मैं डायरेक्ट कभी नहीं करता। मैं इसके लिए यूज करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो पर कमाए हुए कैशबैक असली कैश है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है जहां आप अपने और अपने करीबियों के लिए कैश करो के थ्रू गिफ्ट्स लेकर जबरदस्त कैशबैक पा सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर शॉपिंग पर देता है जबरदस्त कैशबैक। प्लस अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से, और अजियो की बिग बोल्ड सेल शुरू हो चुकी है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करें, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो ऐप डाउनलोड करके कोड सुपर25 यूज करके 25 रुपए इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा अमेजॉन पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अकाउंट पे माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या अमेजॉन वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन सब के ऊपर आप इस सेल के सीजन में सेल के फायदे के साथ साथ कैश करो कैशबैक के ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक पा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने पर। प्लस अगर आप ये ऐप किसी को रेकमेंड करते हैं तो 10% कैशबैक और आपको मिलेगा। अब आप टोटल कैलकुलेट करके बता दो कि आईफोन 12 कितने का आ जाएगा। तो अब जब इस ऑसम ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टोनी हार्वर्ड रिलेशनशिप। हमने आयरन मैन 2 में टोनी से सुना था कि उसके पिता उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं टोनी इमोशनल अब्यूज़ का भी शिकार था, पर तब भी वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि आप उसे जितने भी बार रोब में देखोगे वो सारे रोब उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क के हैं जिन्हें हमने स्पॉट किया था एजेंट कार्टर सीरीज में। टोनी अपने पिता के कामों को भी बहुत ध्यान से फॉलो करता था, इसीलिए जब उसने स्टार्क एक्सपो का मॉडल देखा वो तुरंत समझ गया कि हार्वर्ड स्टार्क क्या बताना चाह रहे हैं उस मॉडल में। प्लस कोल्सन ने जब टोनी को एवेंजर्स की फाइल दी उसकी नज़र सबसे पहले टेसरेक्ट पर पड़ी क्योंकि उसने अपने पिता के नोट्स में टेसरेक्ट को देखा था। नंबर 9, ऑन योर लेफ्ट। आपको याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने गाउंटलेट को यूज़ किया था वकांडा में, जहां सैम विल्सन के साथ साथ ऑलमोस्ट आधे एवेंजर्स गायब हो गए। पर एवेंजर्स एंड गेम में जब हल्क के स्नैप से वो सब वापस आए तो उन्होंने टाइम लिया प्रिपरेशन के लिए, और बैटल ऑफ अर्थ में तभी आए जब सिचुएशन कैप के हाथों में नहीं थी। तो पहली बात ये कि जो एवेंजर्स प्रिपरेशन कर रहे थे लड़ाई की उन्हें कैसे पता कि अभी आना होगा, और दूसरी बात ये कि वकांडा से अपस्टेट न्यूयॉर्क तक कम्युनिकेशन डिवाइस काम कैसे कर रहे थे। तो इन दोनों का जवाब है शूरी के बनाए हुए कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनकी रेंज अनलिमिटेड थी। प्लस ये डिवाइसेस ऑडियो सर्विलेंस सिस्टम के भी काम आ रहे थे, जिसकी वजह से लिटरली वकांडा के सारे हीरोज को पता चल रहा था कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, इसीलिए वो टाइम पर एंट्री मार पाए। नंबर 8, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि शोक, और शोक को हैंडल करने के 5 स्टेजेस होते हैं। ये स्टेजेस हमारे काम आते हैं किसी भी बड़े दुख को प्रोसेस करने में। ये स्टेजेस हैं डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, और ये 5 स्टेज हमारे एवेंजर्स ने डिपिक्ट किए नताशा के मरने पर। थॉर डिनाइल में चला गया कि हमारे पास तो स्टोन है, हम नताशा को वापस ला सकते हैं। थॉर ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था कि उसने अपनी साथी एवेंजर्स को खो दिया। प्रोफेसर हल्क गुस्से में था, जबकि प्रोफेसर हल्क को गुस्सा नहीं आता है, तब भी वो नताशा के जाने पर गुस्से में बेंच को फेंक देता है। हॉकाई बार्गेन कर रहा था ये बोलते हुए कि नताशा की जगह उसे होना चाहिए था। कैप शांति से रोते हुए डिप्रेशन में थे और टोनी इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये पूछते हुए कि क्या उसके परिवार में कोई था। नंबर 7, आई एम नॉट अ रोबोट टेस्ट।
लोकी सीरीज में टीवीए किसी भी बीइंग को अंदर लाने से पहले एक स्कैनर के थ्रू चेक करते हैं कि क्या वो रोबोट तो नहीं है, प्लस उनके ऑर्गेनिक बॉडी में सोल होनी ही चाहिए। ये फैक्ट बेशक उस समय हमें बहुत मजाक वाली बात लग रही हो, पर ऐसा वो लोग क्यों करते हैं ये हमें पता चला व्हाट इफ के 8th एपिसोड में, जहां अल्ट्रॉन विजन इन्फिनिटी स्टोन्स मिलते ही मल्टीवर्स में तबाही मचाना शुरू करता है, जिसके साथ साथ उसका कंट्रोल वॉचर की रियलिटी देखने वाले सिस्टम पर भी हो जाता है। तो इसीलिए टीवी चेक करता है कि किसी बॉडी में टेम्पोरल ऑरा है कि नहीं, ताकि अल्ट्रॉन विजन जैसे खतरनाक इन्वेजन को रोक सके। नंबर 6, द इंजर्ड आर्म। ये एक लॉन्ग रनिंग डिटेल है। टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट जितना उसे बड़े अटैक से बचाता है, उतना ही वो उसकी बॉडी के लिए खतरनाक भी था, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टोनी का हाथ। पहली आर्म और शोल्डर इंजरी टोनी को मिली मार्क 1 सूट से, दूसरी शोल्डर इंजरी टोनी को मिली मार्क 2 सूट से, इसके बाद उसे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में लगी चोट, जिसके बाद सीधे फेज 3 की शुरुआत में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी विंटर सोल्जर से लड़ने के बाद नताशा से कहता भी है कि उसका लेफ्ट हाथ नम है, जिसके बाद एयरपोर्ट बैटल में टोनी के लेफ्ट हाथ पर गाड़ी ही गिर जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर वो इसी परेशानी का शिकार होता है। इसीलिए स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी के हाथ स्टेबल नहीं होते। इसके बाद थैनोस के पावर स्टोन से टोनी को फिर वही चोट आती है, और टोनी सबके धूल बनने के बाद अपने इंजर्ड हार्ट के साथ बैठा होता है। नंबर 5, मेरिडिथ क्विल सॉन्ग। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में जो हम गाने सुन रहे थे वो सब थे ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 के गाने, जो कि पीटर की मां मेरिडिथ क्विल के कलेक्शन सॉन्ग्स थे। ये गाने मेरिडिथ बीमार होने से पहले सुनती थी। इस एल्बम के गाने मेरिडिथ को भरोसा दिलाते थे कि ईगो वापस आएगा उसके लिए। चाहे आप यहाँ हुक्ड ऑन अ फीलिंग सुन लो, जो कि हमें बता रहा था कि मेरिडिथ अभी भी ईगो के प्यार में है, या आप पीना कोलाडा सॉन्ग सुन लो जहाँ हस्बैंड वाइफ के लिए लेटर लिख रहा था। आप आई वांट यू बैक सुन लो, जिसमें माइकल जैक्सन अपने प्यार को वापस बुला रहा है। तो बेसिकली ये सारे गाने किसी लवर को बुला रहे थे, पर जब मेरिडिथ बीमार पड़ी तो उन्होंने ऑसम मिक्स वॉल्यूम 2 प्रिपेयर किया, जिसके गाने मेरिडिथ को कंफर्म करवा रहे थे कि ईगो वापस नहीं आएगा। इसमें ब्रांडी सॉन्ग में सेलर वापस नहीं आता। द चेन सॉन्ग बता रहा है कि अगर ईगो उससे प्यार नहीं करता तो वो भी उससे प्यार नहीं करती। मिस्टर ब्लू स्काई सॉन्ग में मिस्टर ब्लू स्काई वापस नहीं आता। तो आप इस एल्बम के कोई भी गाने को उठाकर उसके लिरिक्स देख लो, आप समझ जाओगे कि मेरिडिथ क्विल को अब यकीन था कि ईगो वापस नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को भी ये समझाना चाहती थी कि वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश ना करे। नंबर 4, ओडिन एंड हिज चिल्ड्रंस। पहली थॉर मूवी में ओडिन जब थॉर को एसगार्ड का राजा बनाने वाले होते हैं तब वो बोलते हैं थॉर, जिसके बाद वो हिचकिचाकर बोलते हैं माय फर्स्ट बॉर्न। इसी समय फ्रिगा भी अपनी नज़र घुमा लेती है। ये इशारा था कि ओडिन यहाँ सही नहीं कह रहे थे, थॉर ओडिन का फर्स्ट बॉर्न नहीं था, और ये बात हमें पता चली पहली थॉर मूवी के 6 साल बाद, जब हम सही में ओडिन के फर्स्ट बॉर्न से मिलते हैं। ओडिन इसी मूवी की शुरुआत में भी बोलते हैं कि तुम में से कोई एक ही राजा बनेगा, पर तुम दोनों ही राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, और इस बात से ओडिन का मतलब ये था कि थॉर एसगार्ड का राजा बनने के लिए पैदा हुआ है और लोकी योटनहाइम का राजा बनने के लिए पैदा हुआ था, पर फिलहाल इन दोनों में से कोई एक ही एसगार्ड का राजा बनेगा। नंबर 3, स्टार्क टेक अपग्रेड्स। हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क अपने बनाए हुए सूट में वो एक नया फीचर डालता था जिसकी कमी से पिछले सूट में उसे परेशानी हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर मार्क 1 का भारीपन दूर हुआ मार्क 2 में, मार्क 2 का फ्रीजिंग इशू ठीक हुआ मार्क 3 में, मार्क 3 और 4 को यूज करने और उतारने का इशू दूर हुआ मार्क 5 में। ऐसे ही लिटरली आयरन मैन के हर सूट को उसके पिछले सूट की प्रॉब्लम की वजह से अपग्रेड मिलता रहा, पर ये सारे अपग्रेड्स सिर्फ सूट में नहीं थे। टोनी स्टार्क अपने बाकी टेक्स को भी रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सिविल वॉर में दिखने वाला गाउंटलेट टोनी ने तब बनाया जब उसे डर था कि कोई भी उसे गोली मार सकता है। आयरन मैन 3 में टोनी समझ गया कि वो हर जगह नहीं हो सकता, पर उसके सूट हो सकते हैं, तो इसीलिए उसने अल्ट्रॉन को बनाने का सोचा। और ईडिथ लिटरली अल्ट्रॉन का दूसरा वर्जन है, पर इसका कंट्रोल किसी न किसी इंसान के हाथ में है ही। नंबर 2, टोनीज एंग्जाइटी। टोनी स्टार्क पहली एवेंजर्स मूवी से ही एंग्जाइटी का शिकार था, क्योंकि उसने ऐसी मुसीबत देख ली थी जिससे वो जानता है कि निपटना बहुत मुश्किल है। इस एंग्जाइटी का बिल्कुल क्लियर वर्जन हम देख सकते हैं आयरन मैन 3 में, जहां उसे सीधे सीधे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे, और अपनी इसी एंग्जाइटी को कोप अप करने के लिए वो सूट्स पर सूट बनाए जा रहा था। इसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि जब सब परेशान होते हैं अल्ट्रॉन को लेकर, तब टोनी हंस रहा होता है। ये हंसी पैनिक वाली हंसी है, जहां वो और ब्रूस बैनर ही जानते थे कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। इसके बाद टोनी की एंग्जाइटी और लेवल अप कर जाती है जब वो थैनोस के बारे में सुनता है, इसीलिए वो एबनी मॉ की शिप को वापस अर्थ पर ले जाने नहीं देता। हालांकि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ पेपर ही जानती थी कि टोनी अपनी एंग्जाइटी से कितना परेशान था, इसीलिए जब टोनी मर रहा होता है
तब पेपर उसे रुक जाने या जिंदा रहने को कहने के अलावा कहती है रेस्ट करो, क्योंकि वो जानती थी कि लिटरली 2012 के बाद वो कभी चैन से नहीं रहा। नंबर 1, आई कैन डू दिस ऑल डे। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर होने के साथ साथ एवेंजर्स के लीडर भी थे, जो कि किसी भी फाइट में आगे रहने के साथ साथ कभी रुकते ही नहीं थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें एवेंजर्स एंड गेम में दिखा। इन सब के ऊपर कैप का फेवरेट डायलॉग आई कैन डू दिस ऑल डे हमें बताता है कि कैप हार मानने वाले नहीं हैं। पर आप नोटिस कर सकते हो कि स्टीव रॉजर्स ये डायलॉग तभी बोलता था जब वो सबसे ज़्यादा चोट खा चुका है। पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में भी स्टीव रॉजर्स जब पिट रहा होता है तो बहुत मार खा लेने के बाद ही वो ये डायलॉग बोलता है। इसी मूवी में आगे जब स्टीव पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तब भी वो बहुत पेन में होता है, लेकिन वो अर्स्किन के पूछने पर ठीक है कि नहीं ये बोलने के बजाय बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। रेड स्कल स्टीव को मारता है तब भी वो यही कहता है। इन सब के ऊपर एवेंजर्स 1 में जब कैप को चित्तौरी वेपन से चोट लग जाती है तब भी वो थॉर के पूछने पर ये नहीं बोलते कि वो ठीक हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि क्यों तुम्हें सुस्ती आ रही है। ये सेम चीज़ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी होती है, जहाँ जब कैप सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं तभी वो बोलते हैं आई कैन डू दिस ऑल डे। और ऐसा नहीं है कि ये कैप की टेंडेंसी है, ये एक लीडर की पहचान है। लीडर थकते हैं, लीडर परेशान भी होते हैं, पर वो खुद को और अपनी टीम को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहते हैं ताकि जो काम वो लोग करने निकले हैं वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 ज़बरदस्त डिटेल्स किसी भी आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जितने ज़्यादा डिटेल्स फैन को दिखते हैं उतना फैंस अपने आप को आर्ट से जोड़ पाते हैं, और इसीलिए मैं इन्हें टाइम पर डिस्कस करते रहता हूँ। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप आयरन मैन और हल्क के बीच की ज़बरदस्त टक्कर देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।